का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। नया दिन, नया मनी सेंट्रल और खबरें भी तमाम नई खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, खबरें आपको बताएं आज की। उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आज जीएसटी से जुड़ी एक खबर के साथ, लेकिन एक खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी में है तो उसकी सर्विस पर ना दें जीएसटी। अगली खबर होगी मसालों पर क्यों भड़की महंगाई। महंगाई ने मसालों का भी घर देख लिया, सारे मसाले एकदम महंगे हो गए हैं। क्या वजह है ये जानेंगे। रेलवे ने खत्म किया डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट देती थी रेलवे जो खत्म हो गया, ये बताएंगे आपको। भारत में कौन बेच रहा म्यूचुअल फंड, इसका पता चला है। किसी और रास्ते चला है, ये आपको रास्ता बताएंगे, ये तरीका बताएंगे, ये समझेंगे कि भारत में दरअसल म्यूचुअल फंड बेच कौन रहा है जब हम और आप खरीद रहे हैं। क्यों उबलने लगा कच्चा तेल। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है, आगे भी क्या तेजी रहेगी। अगर तेजी रहेगी तो भारत में सस्ते पेट्रोल डीजल की जो उम्मीद है वो कैसे डिम होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, ये जानेंगे। और ग्रेन डील खत्म होने से दुनिया क्यों है बेचैन, यह है दिन की सबसे बड़ी खबर। लगातार 3 दिन से हम इस पर नजर बनाए हैं। पहले हमने आपको बताया कि ग्रेन डील से रूस पीछे निकल सकता है। रूस पीछे निकला तो दुनिया भर में स्टॉक की कंडीशन क्या है, महंगाई भड़क कैसे सकती है। और अब G20 की बैठक से लेकर दुनिया भर की देशों में ये अफरा तफरी है, ये बेचैनी है, ये डील खत्म क्यों हो गई। क्या वो बेचैनी है, ये जानेंगे, समझेंगे। IMF से लेकर G20 तक का हाल जानेंगे और आपको बताएंगे कि इस डील के खत्म होने के दरअसल मायने क्या हैं। शुरुआत जीएसटी की खबर के साथ। वारंटी वाले किसी सामान के पार्ट का फ्री रिप्लेसमेंट करवाने पर जीएसटी नहीं लगेगा। CBIC का कहना है कि पार्ट्स के फ्री रिप्लेसमेंट पर टैक्स इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है उसको पहले ही उत्पाद की वास्तविक कीमत में शामिल किया गया है। हालांकि वारंटी पीरियड के दौरान अगर मैन्युफैक्चरर ग्राहक से रिप्लेसमेंट या सर्विस के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है तभी उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। सर, ये क्लैरिफिकेशन क्यों लाना पड़ा? जीएसटी के इस व्यवस्था को लेके कई सारे सवाल थे और कई जगह जब लोग अपने सामान को रिपेयर कराने जाते थे तो उनसे जो उसमें पार्ट चेंज किया जाता था उस पर अलग से टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि रिपेयरिंग सर्विसेज पर एक सर्विस टैक्स लगता है। उस सर्विस टैक्स के कारण ये भी पार्ट भी दायरे में थे और इस पर अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBIC ने ये बता दिया है कि अगर आपने सामान खरीद रखा है और उसकी वारंटी पीरियड है तो उस पार्ट पर दिया गया जीएसटी पहले ही चुकाया जा चुका है, क्योंकि वो उस मशीन का हिस्सा है और इसलिए वारंटी पीरियड में उसे बदलने पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। तो इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आप सर्विस कराने जा रहे हैं और उस पर अगर पार्ट पर जीएसटी मांगा जाता है तो उसे कृपया ना दें, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश आ गया है। अनाज और सब्जियों के बाद अधिकतर मसालों की कीमतें भी आसमान छूने लगी है। जीरे का भाव पहले ही तेज था, अब हल्दी और धनिया भी महंगा हो रहा है। गुजरात की ऊझा मंडी में मई की शुरुआत में जीरे का भाव, औसत भाव जो था वो करीब 383 रुपये प्रति किलो था। मंगलवार को ये 585 रुपये दर्ज किया गया। तेलंगाना की निजामाबाद मंडी में हल्दी का औसत भाव 50 रुपये किलो से बढ़कर 98 रुपये किलो हो गया। इसी तरह धनिया, इलायची, सौंफ की कीमतें भी तेज हो रही हैं। मई की शुरुआत में 170 रुपये किलो बिकने वाली सौंफ अब 250 रुपये प्रति किलो बिक रही है। मसालों की महंगाई बढ़ने से रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी थाली और महंगी हो सकती है। सर, मसालों में ये आग क्यों लग गई? मसालों की पूरी बास्केट में, पूरी टोकरी में कीमतें बढ़ने लगी हैं और कीमतें बढ़ने की सबकी अपनी अलग अलग वजह है, हर मसाले की अलग अलग वजह हैं। लेकिन हमें बताते चलें कि पिछले पूरे 1 साल से अगर आप देखें तो भारत की खुदरा महंगाई में मसालों की, स्पाइसेस की महंगाई दहाई के अंक में है, 10 से 12% के आसपास है। हल्दी में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी। 13 महीने के सबसे ऊँचे स्तर पर 13 साल के सबसे ऊँचे स्तर पर हल्दी की कीमत पहुँच गई। उसकी 2 बड़ी वजह, एक तो हल्दी की फसल पर असर पड़ा, क्योंकि मानसून में उतार चढ़ाव था। जिन हिस्सों में हल्दी की खेती होती है वहाँ समय पर बारिश नहीं हुई। दूसरी चीज़ है कि कोविड के दौरान हल्दी का निर्यात रुक गया था, भारत से निर्यात तेज़ी से बढ़ा, 11% की दर से निर्यात बढ़ रहा है, तो भारत से हल्दी अब बाहर भी जाने लगी। इन 2 वजहों से हल्दी की कीमत में रिकॉर्ड तेज बढ़ोतरी दिखाई दी और इस बार हल्दी की महंगाई परेशान करेगी। लगभग ऐसी ही स्थिति हमको जीरे और बाकी मसालों में भी दिखाई दे रही। वहाँ भी मानसून और मौसम के खराब होने का असर है, बुवाई कमज़ोर होने का असर है और मांग और आपूर्ति के बीच गहरे अंतर का असर है। इसलिए जीरा का प्राइस अगर देखें तो मुंबई के मार्केट में और गुजरात के मार्केट में
करीब करीब 40% के आसपास होलसेल प्राइस में बढ़ोतरी हो चुकी है। धनिया और कार्डमम के प्राइसेस में भी इसी तरीके की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। देश भर में बुआई पिछड़ने की वजह से मक्का की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को लागत भी बढ़ रही है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री मक्के को रॉ मटेरियल के तौर पर फीडिंग के लिए इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से उसकी लागत बढ़ गई है। बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून की बरसात कम होने की वजह से मक्का की बुआई पिछड़ गई है, जिसका असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है। सर, अब तक तो केवल बात चावल तक की थी, धान तक की थी कि उसकी बुआई पिछड़ रही थी, अब अन्य फसलों पर भी इसका असर दिखने लगा है। हाँ शुभम, जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास कृषि मंत्रालय से मिल रहा है उस हिसाब से जो भारत में खरीफ की बुआई है उसके के दायरे में आने वाला जो रकबा है वो करीब करीब 54%, सामान्य बुआई से केवल 54% ही पहुंचा है। यानी अभी करीब करीब 40% के आसपास बुआई पिछले साल से कम है। और इसका असर हमें कई सारी फसलों पर दिखाई दे रहा है। दालों के बारे में हम लगातार बात कर चुके हैं। इससे दाल और पैडी की बुआई में तो काफ़ी कमी दिख रही है। महाराष्ट्र में 17%, कर्नाटक में 26%, बंगाल में 13%, झारखंड में 42%, उड़ीसा में 16%, बिहार में 36% तक दाल की और पैडी की, धान की बुआई में कमी आई है। लेकिन मक्का भी अब इसके दायरे में आ गई, क्योंकि जिन क्षेत्रों में मक्के की खेती होती है और ये वहाँ या तो पानी बहुत ज़्यादा बरस गया है और इस बार का मानसून अब जाकर नॉर्मल स्थिति में आता दिखाई दे रहा है। नहीं तो मानसून अपनी पूरी इस यात्रा में पूरी तरह अब नॉर्मल था। पहले तो बारिश नहीं थी और फिर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश थी। इसकी वजह से मक्के की फसल में मक्के की कीमतों में भी 20 से 22% की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसलिए अब पूरी अनाज की बास्केट, जिसमें अभी तक गेहूँ और चावल भी ही महंगाई बता रहे थे, मक्का भी महंगाई बताने लगा है। केंद्र सरकार ने देश के सभी बैंकों से कहा है कि वे जो नए कार्ड जारी करें, मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC और कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन उसमें उपलब्ध हो। कार्ड में अगर ये सुविधा उपलब्ध होगी तो अलग अलग लेन देन के लिए अलग अलग कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बैंक अगर इन ऑप्शन के कार्ड जारी करेंगे तो उन्हें अधिकतर रुपए कार्ड जारी करने होंगे, क्योंकि ये व्यवस्था अभी रुपए कार्ड में है। सर, क्यों सरकार ऐसा करना चाहती है? सरकार अब इस तरीके के कार्ड बैंकों से जारी करने के लिए कह रही है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर चलते हैं। ऐसे कार्ड आपने देखे भी होंगे जिनको टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं किसी POS डिवाइस के ऊपर। अब ज़्यादातर कार्ड्स में रुपए कार्ड के इस्तेमाल के साथ इस व्यवस्था को, इस तकनीक को लागू करने की बात कही गई है। और ये आदेश बैंकों को इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकारें चाहती है कि रुपए में जो ऑफलाइन वॉलेट काम करता है, यानी जिसके लिए आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन से रेडियो फ्रिक्वेंसी के चिप के साथ आने वाले कार्ड से वो पैसा बगैर डिजिटल नेटवर्क से जुड़े हुए भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसका पेमेंट किया जा सकता है। इस व्यवस्था से ये NFC और NCMC कंप्लायंट कार्ड लाने से ये सुविधा हो सकेगी कि बहुत सारे लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन्हें अपने छोटे डिजिटल पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक या उनके मोबाइल के ऊपर वॉलेट नहीं है या उनके पास मोबाइल का कनेक्शन नहीं है। कमाई को बढ़ाने के लिए रेलवे ने पहली बार माल ढुलाई पर दिए जाने वाले डिस्काउंट को बंद कर दिया है। फिलहाल जुलाई के लिए यह डिस्काउंट बंद किया गया है, लेकिन आशंका है कि रेलवे आगे भी डिस्काउंट को बंद कर सकती है। यह डिस्काउंट दरअसल लीन सीजन में दिया जाता था, जब भाड़ा कम होता था तो सरकार 3-4 महीने साल में ऐसे होते थे जिस पर डिस्काउंट देती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि यह डिस्काउंट बंद कर दिया गया। एक और खबर आई। खबर यह है कि यात्रियों के लिए भारतीय रेल की तरफ से वंदे साधारण नाम से एक नई ट्रेन शुरू की जा सकती है। वंदे भारत से मिली जुली ये ट्रेन होगी, लेकिन इसका नाम अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि वंदे साधारण इसका नाम हो सकता है। ये रेलगाड़ियां वंदे भारत की तर्ज पर शुरू होंगी, लेकिन इनमें वैसी सुविधाएं नहीं होंगी जैसी वंदे भारत में मिलती हैं। साथ में वंदे साधारण का किराया भी वंदे भारत से कम हो सकता है। दो खबरें, दोनों पर बात करें। सर, ये वंदे साधारण ट्रेन जैसी लाने की ट्रेन बात क्यों हो रही है? हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात को बता चुके हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमने विस्तार से खबर की थी कि वंदे भारत का प्रयोग राजस्व की दृष्टि से, रेवेन्यू की दृष्टि से रेलवे के लिए बहुत कामयाब साबित नहीं हुआ है और रेलवे को अब उन टिकटों पर डिस्काउंट देना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश वंदे भारत ट्रेनें खाली हैं। उनमें लोग टिकट नहीं ले रहे हैं और यात्रा नहीं कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन रूट्स पर वो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उन रूट्स पर प्रतिस्पर्धी ट्रेनें, शताब्दी या बाकी ट्रेनों से वंदे भारत के जाने के समय में, पहुँचने के समय में केवल 1 घंटे का ही फ़र्क है। 1 घंटे के आसपास वो पहले पहुंच जाती है, लेकिन इसके लिए किराया काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए वंदे भारत की ट्रेनें लॉन्च होने के बाद भी उसमें यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम है। रेलवे को शुद्ध रूप से इन ट्रेनों के चलाने पर ऑपरेशनल लॉस हो रहा है, क्योंकि उसमें उतने पैसेंजर यात्रा नहीं कर रहे हैं। स्पीड का एक लाभ, एक फ़ायदा है, बट लेकिन बाज़ार में ये ट्रेनें प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, यात्रियों के बाज़ार में प्रतिस्पर्धी नहीं दिख रही हैं। कोशिशें की जा रही है कि स्पीड को मेंटेन रखते हुए कम सुविधाओं वाली ट्रेनों की एक श्रृंखला लॉन्च की
की जाए। उनका उसका नाम क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। उनकी रफ्तार तो वैसी ही होगी जैसी रफ्तार वंदे भारत ट्रेनों की है, पर उनमें मिलने वाली सुविधाएं, जितनी सुविधाएं आपको वंदे भारत ट्रेन के भीतर मिलती हैं, फूड को लेकर, पेंट्री को लेकर, बाकी सुविधाएं, उतनी सुविधाएं नहीं रखी जाएंगी। कोशिश ये है कि थोड़ा सा जो नुकसान वंदे भारत में हो रहा है चलाने में किराए की दृष्टि से, उसकी भरपाई की जा सके। और सर ये डिस्काउंट जो दिया जाता था ये क्यों नहीं दिया जा रहा है? जून का महीना रेलवे के लिए खराब रहा। जून के महीने में रेलवे की कुल माल ढुलाई 2% गिरी है, जो पिछले साल के मुकाबले अगर देखें। अब रेलवे के खजाने पर दबाव दिखाई दे रहा है, इसलिए रेलवे को महसूस हो रहा है कि डिस्काउंट देकर फ्रेट की बढ़ोतरी में जो नुकसान हो रहा है उसे रोका जा सके। और इसलिए ऐसा हुआ था 2022 में रेलवे ने कोविड के बाद जब दोबारा का संचालन शुरू हुए थे तो ये डिस्काउंट देना शुरू किया था लीन सीजन का, लेकिन अब राजस्व को लेकर चिंता गहरी होती दिख रही है। रेलवे से आइए रोड पर क्या हो रहा है? कर्ज के बोझ में दबे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI सड़क बेचने की प्रक्रिया को तेज गति से बढ़ा रहा है। NHAI जल्द ही टोल ऑपरेटिंग ट्रांसफर यानी TOT मॉडल पर 300 किलोमीटर सड़कों की नीलामी कर सकता है। इस नीलामी के जरिए 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। सर कौन सी सड़कें बेची जा रही हैं और ये नीलामी की क्यों जा रही है? NHAI की वही कहानी जैसे हम आपको बार बार बताते रहे कि NHAI के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है। देश का ये भी तय करना मुश्किल है कि देश का ऑपरेटर सड़कें बना रहा है या सड़कें बनाकर बेच रहा है या बेचने की तैयारी कर रहा है। वित्तीय स्थिति में और कर्ज में बुरी तरह फंसा NHAI अब जितनी सड़कें बना रहा है उसके साथ उन्हें बेचने की भी कोशिश कर रहा है। और अब 300 किलोमीटर के रोड के स्ट्रेच ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए लाए जाएंगे। इसमें टोल का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफ़र के ऑपरेशंस TOT मॉडल पर दिए जाएंगे। ये जिन सड़कों को अभी इसमें शामिल किया गया उसमें नेशनल हाईवे 76 है यानी कोटा बाईपास है। इसके अलावा 81 किलोमीटर का ग्वालियर झांसी जो कि NH75 है, एक इसका हिस्सा है। जो इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो 60 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ जो दिल्ली हापुड़ सेक्शन है NH24 का, इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और एक और 79 किलोमीटर लंबा जो NH6 का हिस्सा है जो बिंज बहल और तेलीबानी के बीच का हिस्सा है, इन्हें बेचने के लिए सामने लाया जाएगा। NHAI को उम्मीद है कि इनकी बिक्री से करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व जुटाया जा सकेगा, जिससे ये कर्ज में दबा रोड डेवलपर या भारत की सबसे बड़ी रोड बनाने वाली कंपनी अपना कर्ज चुका पाएगी। इस साल सरकार एक्सपोर्ट का कोई लक्ष्य नहीं रखेगी। जी हाँ, जैसे आपको पता चलता था कि सरकार इस साल $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगी या $350 बिलियन का लक्ष्य रखेगी। इस साल सरकार ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित करने की बजाय कोई रेंज तय कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट के लिए जो रेंज होगी वो $450, $451 से $495 अरब के बीच हो सकती है। बीते 9 महीने से देश के एक्सपोर्ट लगातार गिर रहे हैं और शायद सरकार का ये भरोसा टूट रहा है, डगमगा रहा है कि ये कह पाना, बता पाना मुश्किल है कि लक्ष्य तय हो पाए। सर क्यों टारगेट तय नहीं कर पा रही सरकार? निर्यात की हालत खराब है। 13 साल के न्यूनतम स्तर पर निर्यात है। भारत के एक्सपोर्ट में तेज कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया है। खासतौर से जो प्रमुख क्षेत्र हैं परिधान और जेम्स एंड ज्वेलरी, उनमें काफ़ी तेज गिरावट है। निर्यात न होने के कारण परिधान की बनाने वाली गारमेंट इकाइयों में 15 दिन तक काम हो रहा है, इकाइयाँ बंद हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की संभावना और गहरी है, डिमांड नहीं है। उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात के पर पड़ा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात का जो इंटरनेशनल कंपोनेंट है उसका एक बड़ा हिस्सा है। सरकार इस बार ये ऐसा महसूस कर रही है कि किसी लक्ष्य को रखकर उसे असफल होने से बेहतर है कि इसे थोड़ा सा ओपन एंडेड रखा जाए। और इसलिए अब बात ये की जाएगी कि 2030 तक भारत के निर्यात को $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचाया जाना है और उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होगी। ये एक किस्म की स्वीकार्यता है सरकार के भीतर कि इस साल यानी 2024 में निर्यातों के लिए स्थितियां अच्छी नहीं रहने वाली हैं और इसलिए सरकार अपनी तरफ से किसी लक्ष्य को तय नहीं कर रही। इसका मतलब हमारे और आपके लिए क्या है? इसका मतलब हमारे आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि जो निर्यात क्लस्टर हैं, जो एक्सपोर्ट क्लस्टर हैं, वहाँ रोजगारों में कमी आएगी, क्योंकि सरकार को ही पता है, लग रहा है कि निर्यात आने वाले समय में नहीं बढ़ेंगे। इसका असर हमें निर्यात से आने वाले, निर्यातोन्मुख उनसे आने वाले रोजगारों पर दिखाई देगा। एक दूसरी स्ट्रेटजी सरकार इस बार अपनाने जा रही है कि कुछ जो खास चुनिंदा बाजार हैं, 20 के आसपास बाजार हैं, उन बाजारों को टारगेट करके नई प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने माना है कि यह साल भारत के विदेश व्यापार के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है।
देश में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय वित्त मंत्रालय से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सिफारिश कर सकता है। भारत में वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको के मुकाबले ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिस वजह से भारत से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। अगर इन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो इससे देश में जो मोबाइल बनेंगे उनका उत्पादन सस्ता हो जाएगा और कीमतों में भी इस पर कमी आ सकती है। सर, ये खींचतान क्यों है दोनों मंत्रालय के बीच? दिक्कत क्या है कम करने में? तकनीकी तौर पर अगर आप माने नियमों के तहत शुभम, तो भारत आईटीए का सिग्नेटरी है, यानी जो इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट है उसका हिस्सा है, और उस हिस्से के तौर पर भारत को अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, मोबाइल इक्विपमेंट्स पर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर ड्यूटी घटाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दुविधा है कॉमर्स मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के बीच। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय चाहता है कि भारत में जिन कंपनियों को पीएलआई के लिए बुलाया गया है, जो भारत में निवेश कर रही हैं, उनको अगर कंपोनेंट सस्ते मिलेंगे तो भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे और बाजार में कीमतें भी कम हो सकेंगी। पिछले 1 साल के दौरान भारत में स्मार्टफोन की कीमतों में 12 से 15% का इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह भारत में इन कंपोनेंट्स पर लगने वाली ड्यूटी है। भारत की कंपनियां प्रतिस्पर्धी नहीं है अपने निर्यातों के लिए, क्योंकि जिन प्रोडक्ट को वो बना रही हैं और वो वियतनाम और ताइवान में बन रहे हैं वो इससे सस्ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना यह है कि अगर वो किसी तरीके से इन पर ड्यूटी कम करती है तो उससे जो एफटीए करने जा रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री अन्य देशों के साथ, उसमें उसकी नेगोशिएशंस की, सौदेबाजी की क्षमता कम हो जाएगी। अभी आपको याद होगा कि यूरोप के देशों ने डब्ल्यूटीओ में, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर डब्ल्यूटीओ में भारत की पीएलआई स्कीम को बुरी तरह चैलेंज किया और पीएलआई स्कीम वहां जाकर फंस गई है। उनका मानना यह है कि सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए कई सारे ऐसे प्रोत्साहन दे रही है, कई सारे ऐसे बाधाएं खड़ी कर रही है, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात महंगा हो रहा है। यानी भारत ने अपने यहाँ आयात की दरें बढ़ा रखी हैं। इस दुविधा के बीच में ये पूरा मामला फंसा हुआ है। भारत सरकार के जो नेगोशिएटर ईयू के साथ बातचीत कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ड्यूटी ऊंची रखी जाए ताकि वो इसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर करके इस डील को ब्रेक कर सकें। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री का कहना है कि आप तो समझौते का हिस्सा पहले से ही हैं, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ड्यूटी घटानी ही है, क्योंकि वो उसका कमिटमेंट पहले ही किया जा चुका है। इस बीच में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 2 मंत्रालयों के बीच अभी फिलहाल झूल रही है। कर्ज महंगा है, ऐसे में लोगों को कम कर्ज लेने चाहिए, लेकिन महंगे कर्ज के बावजूद एनबीएफसीज के कर्ज की मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल मई तक एनबीएफसी की तरफ से दिए गए कुल कर्ज का आकार 13 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया, जो पिछले साल की तुलना में 28% ज़्यादा है। पिछले साल मई में एनबीएफसी ने जो कुल कर्ज दे रखे थे उनका आकार 10.5 लाख करोड़ के आसपास था। इस साल इस कर्ज में पब्लिक फाइनेंस करने वाली एनबीएफसीज के कर्ज में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एनबीएफसी का कर्ज समान तौर पर बैंकों से महंगा होता है और ये माना जाता है कि एनबीएफसी को कर्ज लेने वो लोग जाते हैं जिन्हें बैंक से दरअसल कर्ज नहीं मिल पाता है। सर, एनबीएफसीज का ये कर्ज इतनी तेजी से बढ़ना क्या बता रहा है? 3 सेक्टर हैं जहां पर एनबीएफसीज के कर्ज की डिमांड बढ़ी है कोविड के बाद। उसमें एसएमई सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटे उद्योग हैं जिन्होंने अपने कारोबार को दोबारा खोलना शुरू किया, और चूंकि छोटे उद्योगों को बैंकों से कर्ज मिलने में असुविधा होती है, उनके बिजनेस मॉडल फ्रेजाइल हैं, कमज़ोर हैं, उनके लंबे पेमेंट शेड्यूल हैं, एनबीएफसी थोड़े ज़्यादा ब्याज दर पर छोटे उद्योगों को कर्ज देती हैं। तो जैसे ही कोविड का रिवाइवल शुरू हुआ तो भारत में कर्ज की डिमांड जब निकली तो उसका फ़ायदा बैंकों से ज़्यादा एनबीएफसी को होना शुरू हुआ। इसके अलावा ऑटो फाइनेंस में और जो रिस्की लोन्स हैं उनमें एनबीएफसीज के कर्ज के डिमांड में बढ़ोतरी हुई। हमें पता है कि भारत में एनबीएफसीज जमा नहीं जुटाती, डिपॉजिट कलेक्ट नहीं करती, बैंक उनको कर्ज देते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल में शुभम दिखाई दी, जहां बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिए गए कर्ज में बढ़ोतरी हुई। 30% की बढ़ोतरी बैंकों से एनबीएफसी की फाइनेंसिंग में हुई, और वो पैसा एनबीएफसीज ने बाहर बाजार में उन कर्ज लेने वालों को दिया जिन्हें आमतौर पर बैंक पैसा नहीं देते, जिनको कर्ज देने योग्य नहीं मानते, जिनकी बैंकेबिलिटी या जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी मजबूत नहीं है। अब एनबीएफसी बाजार में एक बड़ी उठापटक भी हो रही है, क्योंकि चूंकि एचडीएफसी इस मार्केट से एग्जिट कर गया है, तो इसलिए एनबीएफसी डेट मार्केट में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जिसमें आगे कई सारी एनबीएफसीज के लिए मौका मिल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी अब वापस बैंक के स्पेस में पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को म्यूचुअल फंड की तरफ से 10 से 18% तक कमीशन
मिला है। सबसे ज़्यादा कमीशन एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दिया है, इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दिया है और इसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नंबर है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स को 18% कमीशन चुकाया है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 10% और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 15% कमीशन चुकाया। ठीक है, ये तो समझ में आता है कि कमीशन म्यूचुअल फंड बेचने के लिए दिया होगा, एएमसीज ने दिया होगा और उन लोगों को दिया होगा जिन्होंने ये म्यूचुअल फंड बेचे हैं। सर, सबसे ज़्यादा कमीशन से कमाई हुई किसे है? शुभम, ये आंकड़ा भारत के में म्यूचुअल फंड बेचने की जो प्रक्रिया है उस बाजार के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है और ये उनके लिए खासतौर से ज़रूरी, जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनके लिए जानना जरूरी कि भारत में म्यूचुअल फंड बेच कौन रहा है। भारत में म्यूचुअल फंड बेचने के 2 चैनल्स हैं। एक चैनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एजेंसीज हैं, जैसे कि बीमा की एजेंसी होती है और वो जाकर म्यूचुअल फंड बेचते हैं। और दूसरा हिस्सा बैंक है। बैंक तमाम कंपनियों के, तमाम एएमसीज के म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं अपने ग्राहकों को। और एक दिलचस्प बात यह है कि ताजे आंकड़े के मुताबिक बैंक्स सबसे बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर उभरे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड का भारत में बैंकों के जरिए बेचा जा रहा है, यानी बैंक जिन्हें डिपॉजिट जुटाने के लिए या कर्ज देने के लिए रखा जा रहा था, उनकी खिड़कियों से, उनके विंडोज से म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जो है वो बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर उभरे हैं और इसलिए बैंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या एएमसी जो कमीशन देती है उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं म्यूचुअल फंड्स को दिया जा रहा है, इन्हीं बैंकों को दिया जा रहा है। तो बैंकों की कमाई जो म्यूचुअल फंड कंपनियों से, उसमें तेज बढ़ोतरी हुई, उसमें काफ़ी 10 से 18% के आसपास कमीशन बैंकों ने लिया है। इस पूरे आंकड़े का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बैंक्स अपने कस्टमर बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड बेचने के लिए। बैंकों के पास जो ग्राहक हैं, जो उनके यहाँ खाते खुलवा रहे हैं, उन्हें उसके साथ म्यूचुअल फंड बेचा जा रहा है। कितनी जानकारी बैंक म्यूचुअल फंड के बारे में दे पाते हैं, बैंक का स्टाफ कितना समझदार होता है म्यूचुअल फंड बेचने के लिए, वहाँ लेने जाने वाला ग्राहक कितनी म्यूचुअल फंड के बारे में कितनी बातें जानता है, ये सारे सवाल इसके साथ उठते हैं। लेकिन फिलहाल एएमसीज को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, म्यूचुअल फंड बेचने के लिए एक आसान चैनल मिल गया है और इसलिए बैंक्स को खूब दबाकर, भरकर कमीशन दिया जा रहा है। 10 से 18% का कमीशन बैंकों को मिल रहा है म्यूचुअल फंड बेचने के लिए। तो भारतीय बाजार फिलहाल म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बैंकों के नियंत्रण में है। बैंक सबसे बड़े सेलर हैं बाजार में। चलिए अब बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर कच्चे तेल से जुड़ी। ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती और अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव उबल रहा है, ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के करीब देखा गया। आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल के भाव बढ़ सकते हैं, ऊंचे रह सकते हैं। महंगे क्रूड की वजह से घरेलू स्तर पर अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होने की कोई उम्मीद कहीं बनती दिख रही थी तो वो भी अब बैठ गई है। सर, पहला सवाल तो ये कि कच्चा तेल अभी तो महंगा है, क्या आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? शुभम, लंबे समय के बाद, लगभग 3-4 महीनों के बाद कच्चे तेल में अब तेजी का रुख बनता दिखाई दे रहा है। बाजार के भीतर से जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब कच्चे तेल में $80 उससे ऊपर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके लिए तमाम कवायद अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक स्तर पर हुई। हमने देखा सऊदी अरब ने अपनी तरफ से उत्पादन में कटौती की, फिर किसी तरह से रूस को तैयार किया और अब रूस का सस्ता कच्चा तेल बाजार से विदा हो रहा है। रूस के सस्ते कच्चे तेल की विदाई के बाद बाजार में सऊदी अरब और ओपेक वो करने में सफल हो गए हैं जिसकी तैयारी उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में की थी। और वो क्या था कि अगर चीन की मांग भी गिर जाती है, जिसकी संभावना नहीं दिख रही चीन में रिवाइवल की, तब भी बाजार में आपूर्ति को इस तरह से घटाया जाए कि कीमतें $80 से ऊपर रहें। और इसका सबूत और प्रमाण क्या था? इसका सबूत और प्रमाण ये था कि WTI और ब्रेंट दोनों में जो फॉरवर्ड के सौदे थे वो 3 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जो आंकड़ा हमारे पास है, ये लगभग पिछले 6-7 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। सबसे ज़्यादा डील्स इस दौरान हुई हैं। हेज फंड्स ने, मनी मैनेजर्स ने और बड़े बायर्स ने 3 महीनों में सबसे ज़्यादा सौदे किए हैं इस दौरान फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर। और ये माना जा रहा है कच्चे तेल के बाजार में कि जो बुल्स हैं वो वापस लौट रहे हैं और उन्हें कीमतों के $80 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ और भी जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक क्रूड का ऑयल मार्केट के, वो भी इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स की अब जैसे जैसे 1 बिलियन बैरल पर डे के आसपास की कटौती अगस्त से शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से जब पूरे ओपेक देश 1 बिलियन बैरल पर डे की कटौती को लागू कर देंगे तो कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी।
तो सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीद तो छोड़ दें फिलहाल। हाँ, फिलहाल तो अब भारत के लिए इस बात की उम्मीद खत्म हो गई। पूरा एक साल हमने देखा जब हमारे पास $55-60 के आसपास नीचे का सस्ता रूस का कच्चा तेल आ रहा था, तब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। तेल कंपनियों को फिर नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जिस कीमत पर अब कच्चे तेल के आकलन मिल रहे हैं, अगर $85-90 के आसपास कच्चा तेल पहुंचता है तो तेल कंपनियों को कीमतें सस्ती रखने के लिए सरकार से सब्सिडी मांगनी पड़ेगी, यानी सरकार को उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस के बाहर होने का G20 संगठनों के कई देशों ने विरोध किया है। मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई बैठक में कई देशों ने कहा कि रूस के इस कदम की वजह से दुनिया के कई गरीब मुल्क भुखमरी के संकट से जूझने लगेंगे, उनके सामने भुखमरी का संकट आ सकता है। हालांकि रूस के इस कदम के विरोध के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के बीच एक समान राय नहीं बन पाई। सर, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई बैठक से बयान क्यों नहीं निकल पाया इस वित्त मंत्री की कुल बैठक से। G20 में अजीब सी स्थिति है। पिछले एक साल में जितनी भी बड़ी बैठक है वहां से कोई सहमति वाला बयान बनकर नहीं निकलता। बाकी खबरें तो बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, फोटो ऑप्स बहुत हैं, पर सहमति नहीं हो पा रही। और सहमति की सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है। वित्त मंत्रियों की इस बैठक में दो बड़े मुद्दे थे जिन पर सहमति बनकर सामने आनी चाहिए थी। पहला बड़ा मुद्दा था कि चीन को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो दुनिया के गरीब देशों को कर्ज में रियायत के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं हुआ, हमने आपको बताया, चीन सहमति नहीं हुआ और इससे पूरी मुहिम एक तरीके से अब पीछे खिसक गई। और दूसरा, इस कम्युनिके में सबसे बड़ी वजह बना रूस का उस अनाज संधि से वापस निकलना जो पिछले साल की गई थी और अपने तरीके की अनोखी संधि थी, जिसमें युद्ध करते हुए दो देशों को आपस में सहमत कराया गया था और अनाज सप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन दुनिया को अनाज भी बेच रहे थे। सामूहिक रूप से टर्की ने इस डील में मध्यस्थता की थी। इससे रूस के बाहर हो जाने के बाद अब G20 में खासी अफरा तफरी है और उसके कारण G20 के देश चूंकि आपस में विभाजित हैं यूक्रेन और रूस को लेकर, इसलिए G20 की बैठक में वित्त मंत्रियों की बैठक जो गांधीनगर में थी उससे कोई सहमति नहीं निकल सकी। और ये वित्त मंत्रियों की बैठक कई मामलों में शुभम काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब धीमे धीमे G20 भारत की मेजबानी में अपने समिट की तरफ बढ़ रहा है। शिखर सम्मेलन अब थोड़ी ही दूर है, थोड़े समय के बाद शिखर सम्मेलन की तैयारी होगी। उससे पहले किसी बड़े फिनेंशियल फ्रेमवर्क के ऊपर बड़ी सहमति औपचारिक रूप से बनकर बाहर नहीं आई, लेकिन ये माना गया कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, टैक्सेस को लेकर वित्त मंत्रियों के बीच में मोटी मोटी एक सहमति बनती दिखाई दे रही है। सर, ग्रेन डील खत्म होने से इतनी बेचैनी क्यों है? सबसे बड़ी बेचैनी ग्रेन डील्स को खत्म होने को लेकर वो ग्लोबल फूड सप्लाईज को लेकर है। अब ये माना जा रहा है कि जो ब्लैक सी का ग्रेन इनिशिएटिव था, इसने पूरे पिछले एक साल में दुनिया के बाजारों में अनाज की आपूर्ति को टूटने नहीं दिया था। अब आज की स्थिति में दुनिया में FAO बता रहा है कि अनाज के भंडार 1-2 साल 3 साल के निचले स्तर पर हैं। दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आप चाइना में देखें बाढ़ की स्थिति, भारत में बाढ़ की स्थिति, यूरोप में गर्मियां। ये पूरा साल पर्यावरण के लिहाज से दुनिया में बेहद अजीब सी घटनाक्रम से भरा हुआ है। चीन में बारिश को ले लें या यूरोप के हिस्सों को ले लें, ऐसी स्थिति में फूड मार्केट पर, फूड इकोनॉमी पर गहरा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और रूस के इस डील से बाहर निकलने के बाद, और न केवल डील से बाहर निकलने के बाद, बल्कि डील से बाहर निकलते ही रूस ने उन बंदरगाहों पर भी कल हमला कर दिया जिन बंदरगाहों से वो अनाज जाता था। यानी रूस ने काफ़ी आक्रामक रूप से एग्रेसिवली अपने आप को बाहर भी किया है और जो ब्लैक सी की ग्रेन सप्लाई चेन है उसको तोड़ने की भी तैयारी कर ली है। और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अगर यह ऐसी स्थिति हुई तो अगले 2 या 3 महीने के भीतर अगर इस तरीके की कोई सहमति दोबारा नहीं हुई तो दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए गहरा खतरा पैदा होगा। सर, क्या आपको लगता है रूस दोबारा मानेगा इस डील पर? मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस पुतिन अब इस ग्रेन डील को अपने लिए बार्गेनिंग की चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो करेंगे भी इस तरह से, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये युद्ध इस निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि पश्चिम के देशों को, यूरोप के देशों को संभाला जा सके। इसको करीब से देखें तो जिन जिन चीज़ों को लेकर यूरोप की निर्भरता रूस पर थी, उन सब में यूरोप के देशों ने अपने आप को एक तरह से आत्मनिर्भर कर लिया। रूस निर्भरता खत्म कर दी, गैस पर निर्भरता खत्म हो गई, कोयले की आपूर्ति भी हो रही है, पेट्रोल की आपूर्ति भी हो रही है। यही एक ऐसा हिस्सा है फूड इकोनॉमी को लेकर जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए दुनिया नैतिक दबाव में है, क्योंकि इतना अनाज
दुनिया में जो आपूर्ति होती है रूस और यूक्रेन की, जो दुनिया के निर्यात बाजार में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, वो हिस्सा कहाँ से पूरा होगा। और यही वजह है कि इस ग्रीन डील के से रूस के निकलते ही कल गांधीनगर की बैठक के बाद IMF की तरफ से ये भी बयान आया कि आने वाले इस साल महंगाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कहाँ हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के केंद्रीय बैंक महंगाई से लड़ाई जीत रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, आखिरी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन अब IMF कह रहा है कि अभी महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं मिलेगी, कीमतें बढ़ती रहेंगी और मॉनेटरी टाइटनिंग यानी ब्याज दरों को ऊंचा रखने की पॉलिसी को लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की तरफ। फिनटेक कंपनी पेटीएम से उसके बड़े निवेशक सॉफ्टबैंक ने फिर से हिस्सेदारी बेची। इस बार सॉफ्टबैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए करीब $20 करोड़ के में 2% हिस्सेदारी बेची है। सॉफ्टबैंक ने पहले भी पेटीएम से हिस्सेदारी बेची है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पेटीएम में हिस्सा बेचकर सॉफ्टबैंक को प्रॉफिट हुआ है। बिजली क्षेत्र में अदानी समूह कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की योजना गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड पावर पार्क को स्थापित करने की। इस पार्क के जरिए कंपनी का लक्ष्य 20 गीगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का है। ये परियोजना कंपनी के 2030 तक 45 गीगावाट की क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम की तरफ देखी जा सकती है। इसकी जानकारी AGM के दौरान दी गई। देश में चीन से कुशल कर्मचारियों का आना अब आसान होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे चीन के कर्मचारियों को भारत आने में आसानी से वीजा मिल सकेगा। ये वीजा इसलिए दिया जा रहा है कि देश की कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सरकार से इस बाबत गुहार लगा रही थीं। इनमें खास तौर पर वे कंपनियां थीं जो PLI स्कीम के अंतर्गत काम कर रही थीं। देश के स्मार्टफोन बाजार में 5G डिवाइस का दबदबा बढ़ रहा है। कुल स्मार्टफोन बाजार में करीब 14% स्मार्टफोन ऐसे हैं जो 5G हैं। देश में एक्टिव 5G स्मार्टफोन की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। ऐसा पहली बार हुआ जब देश में 4G से ज़्यादा 5G फ़ोन का शिपमेंट हुआ, यानी कि वो आए हैं बिकने के लिए, इंपोर्ट हुए। भारत में ज़्यादातर स्मार्टफोन इंपोर्ट होकर ही बिकते हैं, या जो यहाँ भी बनते हैं वो भी बाहर से आते हैं, असेंबल यहाँ होते हैं। सर कोई टिप्पणी आपकी? महत्वपूर्ण खबर चीन से आने वाले इंजीनियर्स को लेकर है। भारत के भीतर चीन के इंजीनियर्स को लेकर, चीन से आयात को लेकर और चीन के लोगों को बुलाने को लेकर हिचक टूट रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बड़ा निवेश भारत में आया है उसमें सबसे बड़ा निवेश चीन की कंपनियां लेकर आई हैं और उन्हें अपने इंजीनियर्स की ज़रूरत है। एक और खबर चलते चलते कि पाकिस्तान को चाइना ने जो $600 मिलियन का कर्ज दिया था उसकी देनदारी टाल दी है, यानी पाकिस्तान को वो पैसा नहीं चुकाना होगा। और पाकिस्तान को पिछले 15 दिन में मिली ये दूसरी राहत है। इससे पहले पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का बेल आउट भी मिल चुका है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर, लेकिन कुछ बहुत खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं Money9 के सुपर ऐप पर। वो खबरें अब आपको, वो वीडियोस अब आपको, वो शो अब आपको ना तो YouTube पर मिलेंगे, ना हमारे द्वारा उसके किसी तरीके की कोई बात बताई जा सकती है। हाँ, हम आपको हिंट दे सकते हैं। अगर आप रिलायंस के डीमर्जर की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कंपनी क्यों अलग हो रही है, इस कंपनी में भविष्य क्या है, कैसे कंपनी लिस्ट होगी, कैसे एक्सचेंज ने बड़ी खास व्यवस्था कर रखी है, क्या असर होगा इस सब का, तो आप आइए Money9 के सुपर ऐप पर। एंड्रॉयड पर ये आ चुका है। अगर पहले से ऐप है तो रीइंस्टॉल कीजिए, अपडेट कीजिए। अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो सुपर एक्सक्लूसिव कंटेंट है ये आपको केवल सुपर ऐप पर मिलेगा। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें जो आप पढ़ते हैं, लेकिन इनका विश्लेषण आपको मनी सेंटर में हम नहीं कर पाते हैं समय के कम होने की वजह से। डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, एक्सपर्ट के कोट के साथ, हैंड होल्डिंग के साथ आपको वो सब कुछ हम बता रहे हैं Money9 के सुपर ऐप पर, अपने खास कार्यक्रमों में, खास एक्सप्लेनर वीडियोस में जो आप जानना चाहते हैं। तो अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। कल फिर मिलता हूं आपसे शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा